मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेपी नड्डा का बुलावा, सभी संभावित मंत्रियों की नड्डा से होगी मुलाकात। नड्डा और बीएल संतोष की तरफ से गया है उनको फोन, सोर्सेस बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर भी दिल्ली आए हैं। अटकलें तेज हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ लगी हुई है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी को भी अकोमोडेट किया जा सकता है, जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा है और बहुत सारी वजहें हैं इसके पीछे, लेकिन एक्चुअली क्या होने वाला है ये तो सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है और जिनको इस लिस्ट में मोहर लगाना है। लेकिन फिर भी ये समझने की उत्कंठा आपके अंदर है और हम भी इस लोभ का संवरण नहीं कर सकते कि ये जो हो रहा है वो अभी क्यों हो रहा है और किन नामों पर मोहर लग सकती है। नई मोदी सरकार, चुनावी फायदे वाला विस्तार, क्योंकि ये बात अभी कही गई, हमारे एक्सपर्ट ने भी ये बात कही कि इसमें प्रशासनिक के बजाय आप देखिएगा राजनीतिक कारण जो होंगे उनको तरजीह ज्यादा मिलेगी। तो वजहें क्या हो सकती हैं? नई मोदी सरकार, चुनावी फायदे वाला विस्तार होगा क्या, यूपी चुनाव को साधने की कोशिश होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कहीं किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको ध्यान में रखा जाएगा। और यहां से दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यह भी कहा गया कि थावरचंद गहलोत को एक्चुअली शिफ्ट करके कई सारी अकोमोडेशंस के लिए जगह बना दी गई। राज्यसभा में जगह बना दी गई किसी अकोमोडेशन के लिए, मिनिस्ट्री में जगह बना दी गई। अब क्योंकि थावरचंद गहलोत वहां से जाएंगे और वो कर्नाटक में कार्यभार संभालेंगे, तो यहां अकोमोडेशन के लिए उन्होंने चांसेस बना दिए। बिहार से दलित चेहरे को मंत्री बनाने की कवायद। अब बिहार से दलित चेहरे का आप उभार देखेंगे, अभ्युदय देखेंगे, आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर ये यूपी में प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसको लेकर हालांकि इंतजार है। यूपी के ब्राह्मण नेता को कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं। एक्चुअली क्या है, ये हेरन से ही है, लेकिन अगर नाराजगी है तो उसको सेटिएट करने के लिए, उसको कहीं उसको शांत करने के लिए ये किया जा सकता है, किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी जाहिर है दूर करना उसके पीछे मकसद। यूपी के क्षेत्रीय दलों को भी साधने की तैयारी है और क्षेत्रीय दल, अपना दल एस, अनुप्रिया पहले भी रही हैं मंत्रिमंडल में, एक बार फिर से आएंगी। निषाद पार्टी से हो सकता है कि डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिले। मध्य प्रदेश और बिहार का कद बढ़ाने की कवायद है। मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर अभी तुरंत चुनाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यहां पर उन नेताओं जिनकी बदौलत यहां पर चीजें भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हुई हैं और अपने सहयोगियों का ध्यान रखने की बात है। महाराष्ट्र से मराठों की भागीदारी केंद्र में बढ़ेगी और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नारायण राणे को भी फोन गया हुआ है और भी कई नेताओं को फोन गया हुआ है। कमजोर प्रदर्शन वाले नेताओं की छुट्टी होगी, ये बात भी सोर्सेस के हवाले से कही जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर राजनीतिक जो मसले हैं, राजनीतिक जो कारण हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो इसको डोमिनेट करेंगे चीजों को तय करते वक्त। अब देखिए ये नाम ये लगभग तय माने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेकर और कहा जा रहा है कि उनको लगभग तय है। नारायण राणे, इन्होंने शिवसेना से बगावत की, 2017 में अपना मोर्चा एक बना लिया था, लेकिन फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इनको प्रोमिनेंस दिया जा सकता है। विनोद सोनकर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सोनकर, ये जो समुदाय है प्रयागराज और आसपास, इसका बहुत डोमिनेंस है। इनको साधने के लिए कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इनको अकोमोडेट किया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल कद्दावर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको इधर लाया जा सकता है। वहां हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। पशुपति पारस, इनको जगह दी जा सकती है। और जब से चिराग पासवान को यह पता चला है, उन्होंने लेटर लिखकर यह कहा है कि ऐसा मत कीजिएगा, आप किसी को बनाएं, यह आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरी पार्टी के नाम पर, मेरी पार्टी के निशान पर आप किसी को बना देंगे, मुझे आपत्ति होगी। अब ये जो चल रहा है, ये जो खींचतान है, जरा ये भी समझने की कोशिश करें। गुरु प्रकाश पासवान, क्या आप ये मानेंगे कि आज 2019 के मुकाबले आप अपने सहयोगियों की ज्यादा सुनने वाली स्थिति में आ गए हैं? नहीं दिनेश जी, बहुत उम्दा सवाल है और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एनडीए 1 शायद इकलौता ऐसा गठबंधन था जहां 22 दलों को लेकर के सफलतापूर्वक 5 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाया था। तो गठबंधन धर्म, ये जो शब्द भारत के राजनीति में आया है, ये हम ही लोग लेकर के आए हैं, तो हमें किसी से इससे लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक अभी गुरदीप सिंह सप्पल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पीएमओ के पास बार बार ये टिप्पणी की जाती है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक एनएसी, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, वो देश को चला रहा था। ऑल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब स्टेट की बात तो मतलब कांग्रेस के लोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुल मिला के बस 3 स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पे शासन में है।
छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का क्या चल रहा है, सर्वविदित है। राजस्थान देख लीजिए, फॉर्मर डिप्टी सीएम और प्रेजेंट सीएम में क्या चल रहा है, सर्वविदित है। पंजाब देख लीजिए, वहां पे कैप्टन और सिद्धू जी के बीच क्या चल रहा है, सर्वविदित है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल डिसिप्लिन को लेकर गुरु प्रकाश पासवान जी, एक बात जो ये कही गई थी जब 303 सीटें आई, उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे लिए इसलिए सहयोगी नहीं है कि उनके साथ हमको सत्ता चाहिए, हमारे इसलिए सहयोगी हैं क्योंकि हमारे विचार आपस में मिलते जुलते हैं और उनके साथ एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हम वर्षों के साथ साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब शिरोमणि अकाली दल अभी साथ में नहीं है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब शिवसेना आपके साथ नहीं है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन मैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब के पास ये जानने के लिए अब चलता हूँ। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, गठबंधन धर्म, अलाइज का सिग्निफिकेंस और उनका ड्यू अकोमोडेशन कौन बेहतर किया, कौन बेहतर करता है, एनडीए यूपीए? दिनेश जी, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन पहले जो गुरु प्रसाद जी ने बात उठाई कि एनएसी की बात, देखिए एनएसी एक सोशल स्कीम्स के बारे में एक सलाहकार समिति थी जिसको सोनिया गांधी, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन भी थी और चुनी हुई सांसद भी थी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी, वो हेड करती थी। आरएसएस की तरह जो आरएसएस आज बीजेपी की हर स्कीम को, हर पॉलिसी को निर्धारित करता है, जिसका ना कोई चुनाव से कोई लेना देना सीधा होता है, जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। सच्चाई वो अपने यहाँ देखे कि वो सच्चाई क्या है। जो बार बार कहा जा रहा है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते होगा। आप मुझे बताइए कौन से मंत्री, 51 मंत्री हैं, आधा मंत्री छोड़ दीजिए, आधा इसलिए कह रहा हूं कि नितिन गडकरी का रोड ट्रांसपोर्ट में काम सबको दिखता है, वहां भी एमएसएमई की जो मंत्री हैं, एमएसएमई की हालत बुरी है, विदेश मंत्रालय की हालत बुरी है, डिफेंस मिनिस्टर से पूछिए कि चाइना की हालत क्या है, हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए कि कोविड के अंदर क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए कि पूरे देश में जो त्राही त्राही मची हुई है, लोगों की इनकम 22 करोड़ 23 करोड़ लोग वापस गरीब बन चुके हैं, 97% लोगों की इनकम गिरी है पिछले एक साल के अंदर। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसकी परफॉर्मेंस को गुरु प्रसाद जी बताएंगे कि वो बहुत अच्छी थी? और जहां तक पिछले 2 साल की फंक्शनिंग हम देखते हैं, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि इतने सारे डिपार्टमेंट चाहिए। मोदी जी सिर्फ 3 डिपार्टमेंट बना दें, नहीं, गुरदीप सिंह सप्पल एक बात बताइए, डिपार्टमेंट बना दें। जब आप कह रहे हैं ये मैं सोच रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। सर एक सेकंड, कौन सा डिपार्टमेंट जिसमें फंक्शन अच्छा है? एक आरएसएस को सलामी का बना दे, 3 डिपार्टमेंट बहुत है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? भारत की, और ट्रोलिंग करने का और आरएसएस को सलामी देने का। गुरु प्रसाद जी जानते हैं उन जैसे पढ़े लिखे लोग इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोगों का नंबर इस पार्टी के अंदर ज्यादा नहीं आता है, सिवाय कुछ ब्यूरोक्रेट्स को। सर आवाज आ रही है आपको? जिनकी जरूरत पड़ी है कि सरकार चलाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।